अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मीर। तो लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजिकल मेथड जो है ना वो डिस्कस किया था, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ना वो अक्सर जो है ना रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो आपने उसको अच्छे से करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है तो जो है ना बायोलॉजी ने भी तरक्की किया, हमसे जो है ना बहुत सारे फ़ायदे उठा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, डिजीज रेजिस्टेंस है, इसके अलावा इन्वायरमेंट जो को प्रोडक्शन के मेजर्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो है ना चीज़ें जो है ना हम वो बायोलॉजी से ले रहे हैं। तो इस तरह से जो बायोलॉजी है वो इंसानियत की जो है ना खिदमत कर रही है। तो उनका हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो आपकी बुक में मेंशन है ना वो 3 मेजर पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट उसमें ये है कि इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो सेकंड उसमें है डिजीज़ कंट्रोल और थर्ड है प्रिजर्वेशन या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये 3 जो मेन पॉइंट्स हैं बायोलॉजी सर्विस ऑफ मैनकाइंड में। ठीक है, तो आज जो है हमने एक ही पॉइंट डिस्कस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरे 2 पॉइंट्स होंगे वो मैं उनको डिस्कस करूँगा। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो बायोलॉजी की मदद से जो है ना हमने अपनी जो फूड की क्वालिटी है या फूड की जो क्वांटिटी है उसको जो है ना हमने इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज़ किया है? फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। ठीक है, तो डिफरेंट उसमें हमारे पास जो है ना वेज हैं फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के। ठीक है, उसमें फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए भी जो है ना हमने अपनी जो फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। इट इज़ अ टेक्निक इन विच अ डिजीज रेजिस्टेंस और डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट विच रिजल्ट इंक्रीज क्रॉप यील्ड। ठीक है, जो प्लांट्स में भी और एनिमल्स में दोनों में होता है। इसमें होता क्या है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सी जो जानदार है उसमें जो बेहतर जीन्स है। अगर हम मिल्क के बारे में देखें तो हम देखेंगे कौन सी काऊ है उसमें जो ज़्यादा मिल्क देती है, हम उसका जो जीन निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर हम मीट के मुतालिक देखें कौन से जानदार या मतलब बैल वगैरह है उससे जो है ना हम ज़्यादा गोश्त दे सकते हैं, तो उनके जीन निकाल के ना तो वो नॉर्मल जो होती है उनमें जो है ना ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इनसे जो नई नस्ल पैदा होती है वो जो है ना ज़्यादा गोश्त देती है या ज़्यादा दूध देती है। इसी तरह प्लांट्स में है, प्लांट्स में भी जो है ना वो जीन्स जो है ना निकाल के या डिज़ायरेबल जीन्स जो है निकाल के वो ना शिफ्ट किया जाता है, जिससे जो है ना जो उसकी क्रॉप की यील्ड होती है वो ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाती है। अगर पहले फॉर एग्जांपल कम हो रही थी तो एक तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा जो क्रॉप होगी, और दूसरा उसकी जो है ना यील्ड है वो भी जो है ना इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें ठीक है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए भी हो सकती है। तो इसके अलावा हमारे पास सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर के ज़रिए भी जो है ना हमने अपनी फूड प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ किया है। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द टेक्निक इन विच फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू फ्रॉम प्लांट और एनिमल आर ट्रांसफर्ड टू एन आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, इन विच दे कैन कंटिन्यूज सर्वाइव एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि हमने कोई प्लांट है या सीड है उसको ज़मीन में लगाते हैं तो सॉइल के जरिए वो ग्रो करता है। ठीक है, उसको नेचुरल जो है ना इन्वायरमेंट या न्यूट्रिएंट हम वो मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट का टिश्यू लेते हैं। ठीक है, टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को, वो लेते हैं या एनिमल्स का सेल लेते हैं, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में जो है ना हम ग्रो कराते हैं। उसको ग्रो करने के लिए जो ऑप्टिमम पीएच इन्वायरमेंट टेम्परेचर या न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसको हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। वो किसी भी मतलब छोटे से स्पेस पे या किसी पैट्री डिश में या जिस तरह भी हम उसको ना कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे न्यू प्लांट जो है ना वो जो है ना डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, क्लोनिंग में क्या होता है कि क्लोनिंग में हम एक टिश्यू से या एक सेल से ना सेम ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डेवलप होता है। ठीक है, वो बिल्कुल ही सेम टू सेम कॉपी होगा किसकी, अपने पेरेंट्स की। ठीक है, तो इसमें एक ही जो है ना ऑर्गेनिज्म एक टाइम पे जो है ना हम उससे हासिल होता है। जबकि टिश्यू कल्चर में जो है ना आप एक ही टिश्यू से बहुत सारे जो है ना आप प्लांट्स हैं या बहुत सारे जो है ना वो एनिमल्स को ग्रो करवा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है हमारे पास जो है ना, ये मोस्टली वैसे प्लांट में होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो है ना क्रॉप यील्ड है वो बढ़ जाती है या हमारी फूड प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल में हमारे पास बनाना आता है, डेट है, पोटैटो है, टमाटो है। तो ये चारों जो प्लांट है ना वो उनको इस तरीके से जो है ना टिश्यू कल्चर के जरिए जो है ना
वो ग्रो करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी फूड प्रोडक्शन में जो है ना इंक्रीज आ जाता है। इसके अलावा डिजीज कंट्रोल, ठीक है, हमने क्या किया, पेस्टिसाइड, ठीक है। पेस्टिसाइड किसको कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं द केमिकल्स विच यूज टू किल पेस्ट, ठीक है। पेस्ट होते हैं छोटे इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं हमारी प्लांट्स को जो है ना डैमेज करते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है, या उनमें डिजीज काज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है ना क्रॉप जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या उनकी जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उससे जो है ना हमें लॉस होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल्स होते हैं जिससे जो पेस्ट को किल कर देते हैं और हमारी जो है ना क्रॉप है वो जो है ना सेफ हो जाती है। इसमें एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास है इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इंसेक्टिसाइड यूज होता है इंसेक्ट को किल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा फंगीसाइड है जिससे हम फंजाई को किल करते हैं, और हर्बिसाइड है जिससे पे हर प्लांट जो है ना, हमने अक्सर देखा होगा जब हम प्लांट में एक कोई क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं तो उसके साथ जो है ना अननेसेसरी या खुद ब खुद कुछ ऐसे पौधे भी या जड़ी बूटियाँ जो है ना वो ग्रो कर जाती हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो फिर जो हमारी क्रॉप्स होती है वो उसके साथ कम्पीट करती है, जिसकी वजह से हमारी जो है ना क्रॉप जो है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम हर्बिसाइड की जो है ना स्प्रे करते हैं, जिससे वो जो हर्ब्स होती है वो सारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, और इससे हमारी क्रॉप यील्ड जो है ना बढ़ जाती है। अच्छा, पेस्टिसाइड का यूज करने से हमारे एक नुकसान होता है, वो ये होता है कि हमारा जो है ना इन्वायरमेंट जो है ना वो उसमें पोल्यूशन होती है, ठीक है। दूसरा ये भी चांस है कि हम अगर बार बार एक ही हम केमिकल या एक ही पेस्टिसाइड जो है ना वो यूज करेंगे तो वो क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पेस्ट होंगे वो उनमें रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, वो दोबारा उससे किल नहीं होंगे, ठीक है। उसके लिए फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है बायोपेस्टिसाइड, ठीक है। तो ये अल्लाह ने एक मतलब हमें निज़ाम दिया है, तो बायोपेस्टिसाइड, बायो का मतलब होता है लिविंग पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्ट को मारने वाले, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको यूज करते हैं एज ए पेस्टिसाइड, ठीक है। तो एक जानदार जो है वो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको किल करने के लिए हम दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं जो उसको या तो खा लेता है या उसको जो है ना किल कर देता है। उसमें हम देखते हैं द मेथड इन विच एन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पेस्ट इज कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड, ठीक है। तो इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ना यूज किया जाता है, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास में वेस्प, ठीक है, टू कंट्रोल एफिड, ठीक है। एफिड हमने देखा वो वॉलनट ट्री पे जो है ना अटैक करती है, उनकी जो क्रॉप्स है या उसको जो है ना डैमेज करती है। तो उसको हम एफिड को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम जो है ना वेस्प जो है ना उसको छोड़ देते हैं, तो वो क्या करती है इसको जो है ना वो किल कर देती है, तो हमारी जो है ना जो क्रॉप्स होती हैं वो बच जाती है। इसके अलावा बैक्टीरिया भी हैं जो एज ए बायोपेस्टिसाइड जो है ना हम यूज करते हैं। अच्छा, इसमें आपकी बुक में एक टर्म दी हुई है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन आ सकती है, आपने जो है ना इसको देख लेना है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इफ ऑल पॉसिबल अप्रोप्रिएट टैक्टिक्स और मेथड्स यूज्ड टू कंट्रोल डिजीज इज कॉल्ड आईडीएम, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी पॉसिबल्स वे होते हैं ना, ठीक है, किसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो हम यूज करते हैं, ठीक है। हमने पहले उसको पेस्टिसाइड, ठीक है, स्प्रे की, ठीक है, उससे अगर वो नहीं ग्रो किया हमने उसको जो है ना बायोपेस्ट के जरिए से उसको जो कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। या कोई हमने और रेजिस्टेंट जो सीड है, ठीक है, वो हमने जो है वो लगाने शुरू कर दिए ताकि जो है ना जो प्लांट ग्रो करे उसमें ऑलरेडी जो है ना रेजिस्टेंस हो डिजीज के अगेंस्ट ना। तो इस तरह के जितने भी टैक्सेस हैं अगर हमको एक साथ यूज करें या उसको जो है ना हम आईडीएम कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट हमारे पास पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन हम इस तरह भी इंक्रीज कर सकते हैं कि जो हमारे पास पहले से फूड है उसको हम सेव कर लें, ठीक है, या उसको वेस्ट होने से बचाएं, उसको जो है ना मैक्सिमम उसका यूटिलाइज करें। तो वो हम कैसे करते हैं, उसमें हमारे पास एक मेथड होता है पास्चराइजेशन, ठीक है। तो उसके ज़रिए से जो है ना हम उसमें जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि फूड जो है एक जगह से अगर हमने कहीं दूर ट्रांसफ़र करनी है तो वो जो है ना स्पॉइलेज वगैरह ना हो, तो वो ट्रांसफ़र करने में भी जो है ना ख़राब नहीं होती। इसके अलावा हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पास्चराइजेशन क्या होती है, अ मेथड इन विच वी हीट अप द फूड, एग्जाम्पल जैसे मिल्क है,
मिल्क को हमने और जो हीटअप करना है टू किल पैथोजन टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। ठीक है, तो ये पास्चराइजेशन से जो है ना हम मिल्क वगैरह या मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनको जो है ना हम जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना वो स्टोर करते हैं या प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास मेन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से जो है ना हम फूड की जो प्रोडक्शन है जो है ना उसको इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और उन्होंने मेथड बताया हुआ है, वो है हाइड्रोफोनिक कल्चर टेक्निक। ठीक है, वो भी आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है। आप जैसे कि जान दें कि अगर ज़मीन में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो उसको जानना स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, कि प्लांट्स के लिए कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो ज़रूरी है, कौन से नहीं है, या कौन से उसको रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हाइड्रोफोनिक जो टेक्निक है ना वो कल्चर टेक्निक वो यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल पाइप, ठीक है, उसमें आप एक किस्म का पाइप ले लें। ठीक है, उसमें डिफरेंट जो है ना छोटे छोटे जो है ना पोर्स बना लें, तो वहाँ पे वो जो है ना प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और वाटर के ज़रिए से उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसको जो है ना आर्टिफिशियली जो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे फिर वो प्लांट जो ग्रो करेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो इसेंशियल है या कितनी मिकदार में चाहिए, तो वो हम उसको जो है ना स्टडी कर सकते हैं। वैसे जो अभी फिजिबल नहीं है हमारे मुल्क में, तो अभी वैसे भी वर्ल्ड वाइड इतना फिजिबल नहीं है, ये काफ़ी मुश्किल टेक्निक है। तो बाकी जो स्पेस वगैरह पर ट्रैवल करते हैं तो वो इससे जो है ना इस तरीके से जो है ना वो ग्रो करवा सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। तो क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है, डिजीज़ कंट्रोल और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से जो 2 पॉइंट रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपका जो है ना चैप्टर वो क्लोज हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।